Hello students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. So today we will be doing chapter number 4, direct and inverse variation for DAV public school students, class 8, subject maths. In this third lecture series, we will be covering time and work and time and distance topic, and we will be covering worksheet number 3. So kindly watch this video completely so that आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बड़ी इजी से आराम से सॉल्व कर पाएँ, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी देखनी है तो काइंडली क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि आपको इसका फोर्थ पार्ट जब भी अपलोड हो वो एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हुए। दिस इज टॉपिक 4.3, दैट इज टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्सन, जो भी कोई आदमी जितना भी काम करता है, इट वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन बाय हिम और हर टू कंप्लीट इट। तो वो डायरेक्टली वेरी करता है जो उसको टाइम लगता है कंप्लीट करेगा। अगर ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम टाइम करेगा तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ persons performing a particular work varies inversely with the time taken। अगर 10 आदमी एक ही काम को 5 दिन में करेंगे तो अगर 20 आदमी लगा दें तो भाई दिन कम हो जाएंगे, तो वो इन्वर्सली वेरी करता है। नंबर ऑफ पर्सन जो है और टाइम टेकन बाय देम टू वर्क, वो इन्वर्सली वेरी करता है, जबकि वर्क डन बाय अ पर्सन वेरी करता है डायरेक्टली बाय टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द वर्क। भाई अगर ज़्यादा काम होगा तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, वर्क डन ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये डायरेक्टली वेरी होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन उसी वर्क को कर रहे हैं, अगर उसका नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें तो टाइम घट जाएगा ना उसको काम करने में। तो आपको पहली दो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। तीसरी स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन ए पर्टिकुलर टाइम वेरी डायरेक्टली। जैसे कि अगर स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली वेरी कर रही है, यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज कर दी तो डिस्टेंस ज़्यादा कम ट्रैवल करेगा कि कम ट्रैवल करेगी कार। मान लो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चल रही है, उसकी स्पीड हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी, तो उतने टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी। इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस जो है दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। अगर स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और स्पीड घट रही है तो डिस्टेंस भी घट रहा है। जबकि अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम है वो घट जाएगा। इसका मतलब स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली। और अगर मान लो कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, तो 1 घंटे में, तो 2 घंटे में डबल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है और टाइम टेकन जो लग रहा है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना। तो ये हमारे को सारी स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई। द प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क एज वेल एज टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी सॉल्व, यानी टाइम और वर्क और टाइम और डिस्टेंस जो है इसकी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम यूजिंग डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो इसमें मोटा मोटी बात क्या हुई कि वर्क डन डिपेंड करता है टाइम टेकन पे, ये डायरेक्टली वेरी करता है। जबकि नंबर ऑफ पर्सनस, अगर नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ गए तो उनको टाइम टेकन जो है कम हो जाएगा उसी काम को करने के लिए, तो इन्वर्स वेरी करता है। नंबर ऑफ पर्सन से जो वर्क डन जो है इन्वर्सली वेरी करता है टाइम से। ठीक है, और स्पीड अगर बढ़ा दे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़कर बढ़ा दे तो टाइम घट जाएगा। ठीक है, तो स्पीड के साथ डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करता है और स्पीड के साथ टाइम इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम जो है डायरेक्टली वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए अब राइट हैंड साइड में करते हैं इसको। जो रिलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो स्पीड और टाइम जो है इज इक्वल टू में न्यूमरेटर पे है ना, स्पीड बाई 1 लिख सकते हैं। तो स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और स्पीड जो है 1 बाई टाइम है, तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली वेरी कर रहा है। फॉर्मूले से भी हमको पता चल जाता है। ये आपको जो है नया मेथड में सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब टाइम और डिस्टेंस देखो, अगर टाइम ऊपर आ गया स्पीड नीचे आ गई, तो टाइम और डिस्टेंस जो है एक साथ वेरी कर रहा है, और टाइम और स्पीड जो है इन्वर्सली वेरी। टाइम बाई 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टाइम और डिस्टेंस न्यूमरेटर में तो एक साथ वेरी कर रहा है, और टाइम और स्पीड जो है टाइम न्यूमरेटर स्पीड डिनोमिनेटर में है, तो ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इसमें पढ़ा था हमने, डिस्टेंस और टाइम जो है ये दोनों डायरेक्टली वेरी करता है, टाइम और स्पीड जो है इन्वर्सली वेरी करता है।
ऐसे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है, जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ गई तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी स्पीड और टाइम के साथ जो है डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। नाउ लुक एट द फॉलोइंग फिगर, भाई इन फिगर की तरफ देखो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक फिक्स्ड पोल, सिग्नल पोस्ट या मैन स्टैंडिंग ऑफ नेग्लिजिबल, मतलब इसकी मोटाई जो है बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे कोई सिग्नल पोल है या आदमी स्टैंड कर रहा है। अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये पूरी ट्रेन है। अब इस ट्रेन को पूरी की पूरी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको क्रॉस करना है, इस आदमी को या पोल को। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन की लेंथ के बराबर। तभी तो ट्रेन का आगे वाला सिरा जो है इसके आगे निकलेगा और पीछे वाला सिरा पूरा ट्रेन का पूरा पार कर देना चाहिए इस पोल को। तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल भी ऑफ द बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मान लो ये ट्रेन यहाँ से, ये इतनी लंबी ट्रेन है ना, और यहाँ पे एक पोल है, तो ये जो ट्रेन लेंथ एल है, इसको पार करने के लिए पूरी लेंथ आगे आनी पड़ेगी ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस पोल को क्रॉस करने के लिए, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया आपको पॉइंट 1। अब चलिए पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट 2 हमें ये कहता है कि भाई हमारा एक ये मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेन है, और ये जो है क्रॉसिंग है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ। अब उसमें पोल की तो कोई लेंथ नहीं थी, इसमें मान लो ये टनल है, सुरंग, इसकी कुछ लेंथ है। मान लो ट्रेन की लेंथ L1 है और सुरंग की लेंथ L2 है। अब इसको ट्रेन को पूरी सुरंग पार करनी है, तो ट्रेन का जो आगे वाला सिरा है ना, वो पहले आगे निकलेगा सुरंग के अंदर, और फिर इसका पीछे वाले सिरे तक पूरा पार करनी है। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो ट्रेन की लेंथ L1 है और जो सुरंग की लेंथ L2 है ना, क्योंकि आगे वाला सिरा पूरा ट्रेन के सुरंग के अंदर जाएगा और पीछे वाला सिरा को क्रॉस कर देना चाहिए। तो इतना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा जो है ट्रेन को, जिससे कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार कर जाए। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होना चाहिए मूविंग ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू L1 प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू L2। समझ में आया ना आपको, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी जुड़ गई, क्योंकि सुरंग की भी लेंथ होगी, उसको भी पार करनी पड़ेगी ना, तभी ट्रेन पूरी की पूरी आगे आएगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है हमको, ए ट्रेन ऑफ 400 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 400 मीटर की लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हाउ मच टाइम, हमको टाइम निकालना है, डज इट टेक टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। तो उसको जो है पूरे टेलीग्राफ पोस्ट, मान लो एक टेलीग्राफ पोस्ट है, इसको पूरी ट्रेन को पार, जैसे ये ट्रेन की लेंथ कितनी है 400 मीटर, जैसे हमने पहले फिगर में पढ़ा था, है ना, और उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पूरी की पूरी पार करनी है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा भाई, ट्रेन का आगे वाला सिरा पूरा और पीछे वाला सिरा पूरा निकल जाना चाहिए, है ना, पीछे वाला सिरा इसके आगे पूरा निकल जाना है, यानी 400 मीटर को पार करना पड़ेगा, है ना, जो ट्रेन की लेंथ के बराबर है। और उसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आपको 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपकी जो है दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर मतलब इसको मीटर में कितना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 72 इंटू 1000 मीटर अपॉन आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60। उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36, 18 इंटू सॉरी 3 5 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 और 1 3 4 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24 और 5 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है पोल को पार कर जाए, दैट विल बी इक्वल टू 400 मीटर। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसको दोनों तरीके से निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना उसको निकालना है 400 मीटर्स, उसकी स्पीड कितनी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय
स्पीड, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर्स और स्पीड कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 0 से 0 कटा और 2 इंटू 20 ज़ा 40, तो यानी 20 उसको जो है टाइम 20 सेकेंड्स उसको टाइम लगेंगे। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका जैसे इसमें आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होती है ना। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब हमें ये पता है कि उसने जो डिस्टेंस है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर वो 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम का हम रेशियो ले लेंगे। तो उसको 400 मीटर का डिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि हमको पूरी की पूरी ट्रेन पार होनी चाहिए। तो 400 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा हमको यही निकालना है। तो हमें जो दो क्वांटिटी बनेगी वो डिस्टेंस और टाइम की बनेगी। और डिस्टेंस ऑफ टाइम स्पीड हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली वेरी करता है कि इनडायरेक्टली, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमको डी भी न्यूमरेटर में टाइम भी न्यूमरेटर में डायरेक्टली वेरी करता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो इसका सेम है, कॉन्स्टेंट है 20/1 दैट विल बी इक्वल टू 400/x। x यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 20 नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 400/20, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 2 इंटू 20 ज़ा 40, तो x मतलब टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि जो ए ट्रेन 360 मीटर्स लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 360 मीटर्स है और उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो 45 किलोमीटर पर आवर को आपको इसकी यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 45 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 45 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, यानी 60 इंटू 60 यानी 3600। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 1000/3600, दैट विल बी इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारी जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकेंड हो गई और ट्रेन की लेंथ भी जो है 360 मीटर लॉन्ग है। व्हाट टाइम विल इट टेक, मतलब कितना टाइम उसको लगेगा हमको जो है उसको ब्रिज क्रॉस कराना है जो कि 140 मीटर लंबा है, एक 140 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। अब हमने पहले भी इसको एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, एक तो ट्रेन की पूरी लेंथ जो 360 मीटर है उसको निकालनी पड़ेगी पूरी, और जो ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर है ना उसको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेन यहाँ से एंटर करती है तो ट्रेन को पूरी की पूरी ये लेंथ पार करनी पड़ेगी, है ना। ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन ब्रिज में यहाँ से एंटर करेगी, 140 मीटर ब्रिज की लेंथ है और ट्रेन की पूरी लेंथ आगे जाके बाहर निकलनी चाहिए। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ा भाई, ये जो डिस्टेंस है 360 प्लस 140, 360 प्लस 140 कितना हो गया 500। तो हमको ये निकालना है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। हमको डिस्टेंस पता है कितना है 500 और टाइम हमको निकालना है। तो हमको हमारी क्वांटिटी किस में रिलेशन बनेगा, डिस्टेंस में और टाइम में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जिसको क्रॉस करना, दैट इज 500 मीटर्स, 500 और टाइम निकालना है, लग टाइम भी x और डिस्टेंस बाई टाइम पहले से ही है। हमको स्पीड पता है दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो 12.5 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 12.5 कितना मीटर इन 1 सेकेंड्स। तो 12.5 मीटर इन 1 सेकेंड दैट इज स्पीड, है ना। तो उसमें क्योंकि ये डायरेक्टली आप पता है कि आपके इस डिस्टेंस और टाइम कैसे वेरी करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम और डिस्टेंस जो है दोनों न्यूमरेटर में आ गए, मतलब ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, इसका मतलब इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यानी 12.5 डिवाइडेड बाई 1 रेशियो उसका सेम होगा इज इक्वल टू 500/x, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x यहाँ पे न्यूमिनेटर में आएगा तो 12.5 नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 इंटू 500 हो जाएगा। तो यानी 500 डिवाइडेड बाई 12.5 दैट विल बी इज इक्वल टू 40, यानी 40 सेकेंड्स लगेंगे उसको पूरा 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करने में, ठीक है। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो है वर्कशीट नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देंगे जिससे कि आप भी इसमें मेहनत करें और जो चीज़ आपको नहीं समझ में है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वर्कशीट नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है
रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज। रमित एक लड़का है, वो अपने काम को 25 दिन में कर सकता है। तो 25 दिन में कब करता है वो? जब वो 8 घंटे पर डे, व्हेन इज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। अब वो ही वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क, उसी काम को वो 20 दिन में करना चाहता है। तो उसको कम घंटे काम करने पड़ेगा पर डे कि ज़्यादा घंटे? डेफिनेटली भाई ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, जल्दी टाइम चाहता है। तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन क्या हो गया? अगर उसके दिन कम हो रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? पर डे का बढ़ रहा है। तो कैसा रिलेशन हो गया? इसमें इन्वर्स रिलेशन। और रिलेशन किस में है? डेज में और टाइम ऑफ वर्क में। तो पहले 25 डेज में वो काम करता कंप्लीट हो जाता जब वो 8 घंटे काम करता था। अब उसको कितने 20 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो वो मान लो x घंटे काम करता है। अब हमको पता है इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, हमारी जो दोनों क्वांटिटीज़ जो होती है, जो इन्वर्स रिलेशन में होती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें काम क्या करना होता है? सबसे पहले हमको ये निकालना है कि तो हमारी क्वांटिटीज़ में रिलेशन क्या है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है कि इन्वर्स रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो रेशियो बराबर होता है, और अगर इन्वर्स रिलेशन है तो प्रोडक्ट जो है बराबर होता है ना। x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी k। और अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो x बाई वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इसमें x इंटू वाई इज इक्वल टू k क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे 20 जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम 20 को हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे जो है हमारा कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई x, है ना। तो अब देखो 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। यानी इसको पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 10 आवर्स। पहले 8 घंटे काम करता था, अब 10 आवर्स काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो वर्क है 25 डेज़ के बदले 20 डेज़ में कर ले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। भाई उदित एक दूसरा लड़का है, वो अपना वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। अब कितना वर्क वो 8 दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा? तो इसमें क्या रिलेशन होगा? भाई भाई 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, 8 दिन में कम ही काम कंप्लीट कर पाएगा, कुछ पेंडिंग रह जाएगा। तो इसमें रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन का। और रिलेशन किस किस बीच में है? डेज और वर्क में। ठीक है, तो 10 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करता था? फुल वर्क। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फुल वर्क मतलब मान लो कंप्लीट वर्क जो है W है। ठीक है, तो पूरे W को कंप्लीट करने में उसको 10 दिन लगते थे। अब उसको 8 दिन में कितना कर पाएगा? मान लो 8 डेज में वह WX कर पाएगा वर्क, है ना, W का जो पार्ट है। तो अब हमको पता है कि क्योंकि डायरेक्ट रेशियो में तो रेशियो बराबर होगा, तो 10 बाई W इज इक्वल टू 8 बाई WX। ठीक है, तो इसका मतलब WX बाई W, जो काम पूरा नहीं कर पाया, थोड़ा बचा हुआ काम और टोटल काम, इज इक्वल टू 8 बाई 10। 8 बाई 10 कितना हो गया? इज इक्वल टू 0.8, है ना। और उसको परसेंटेज में निकालना है, तो WX बाई W मतलब कितना परसेंट ऑफ काम कर पाया? WX बाई W इज इक्वल टू 0.8 इंटू 100। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 80%, यानी टोटल काम का 80% काम ही वो कंप्लीट कर पाए। हाउ मच वर्क ही वॉज एबल टू कंप्लीट इन 8 डेज? दैट इज 80%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये ईजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 डेज। भाई 20 आदमी जो है किसी भी एक दीवार को 9 दिन में बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। अब 20 आदमी तो 9 दिन में बनाते हैं, तो आदमी कम कर दिए तो वॉल कम दिन में बनेगी, ज़्यादा दिन में? डेफिनेटली ज़्यादा दिन में बनेगी। तो इसमें रिलेशन क्या हो गया? इन्वर्स रिलेशन। तो ये पहले वाले की तरफ ही है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये पहले वाले की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गीतिका वीव्स 20 बास्केट्स इन 30 डेज। तो गीतिका जो है 20 बास्केट्स यानी 20 टोकरियाँ बनाती है 30 दिन में। इन हाउ मेनी डेज शी विल वीव
120 बास्केट। अब उसको 120 बास्केट बनानी है, तो दिन ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? भाई ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो अकेली काम कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क है, बास्केट्स और डेज, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये भी किसके हिसाब से होगा? क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी हमको आपको खुद करना है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट रिलेशन किसमें? बास्केट में और डेज में। भाई कम बास्केट बनाए तो कम दिन लगेंगे, और ज़्यादा बास्केट बनाने किसी का को तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, वर्क और डेज जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ट्रेन 280 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ना। ये जो ट्रेन है ये कितनी स्पीड से चल रही है? 42 किलोमीटर्स पर आवर। तो सबसे पहले तो 42 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिट्स ही आपस में इंटरैक्ट यानी आपस में मोल भाव करती है ना। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। एक आदमी को क्रॉस करना है, तो ट्रेन भाई इतनी लंबी है, जैसे ट्रेन का पहला सिरा आया और ट्रेन का जो पिछला सिरा ये है, तो उसका पिछला सिरा आदमी को क्रॉस कर जाना चाहिए ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? दैट विल बी इक्वल टू द एंड ऑफ द ट्रेन, है ना। और इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? 42 किलोमीटर पर आवर, यानी 42 किलोमीटर पर घंटे में चलती है। तो 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा 42 किलोमीटर को मीटर में 42 इंटू 1000, और आवर को सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है ना आपको चेंज। आवर को 60 मिनट्स, 1 आवर को 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 6 7 ज़ा 42 हो गया। ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, यानी 7 5 ज़ा 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हो गई 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास द स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें रिलेशन किस किस के बीच में? अब इसमें रिलेशन जो है, रिलेशन है इसमें डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 35/3, है ना। और टाइम कितना है? मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1। ये तो है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होती है ना। तो एक सेकंड में 35/3 मीटर इन 1 सेकंड में ट्रैवल किया। और टोटल डिस्टेंस ट्रेन का कितना था? दैट वाज इक्वल टू 400 मीटर की ट्रेन थी, इतनी की थी ना, 400 मीटर ट्रेन थी, है ना। तो सॉरी 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, है ना। तो 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, तो इसमें कितना आ गया? 280 मीटर। और 280 मीटर को इसमें जो टाइम लगेगा, लेट इट बी t सेकेंड्स। अब देखो डिस्टेंस और टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस जो डायरेक्टली वेरी करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी 35/3 इज इक्वल टू 280/t। क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में, तो रेशियो बराबर होना चाहिए दोनों का। 35/3/1 यानी 335/3 दैट इज इक्वल टू 280/t, है ना। अब t निकालने के लिए 35 नीचे आएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। t यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 280 इंटू 3/35। ठीक है, तो 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 3 5 6 ज़ा 30। ठीक है, और 7 8 ज़ा 56, यानी 8 इंटू 3 24 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करके, इनको क्लियर करने में? 24 सेकेंड्स। ठीक है, इसको 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन को इस आदमी को पास करने में 28 सेकेंड्स लगेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो 150 मीटर लॉन्ग है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसमें फिर से 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इट क्रॉसेज ए ब्रिज इन 13 सेकेंड्स, वो एक ब्रिज को क्रॉस कर देती है 13 सेकेंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब हमको इसमें ब्रिज की लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन हमारा तो है थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको क्लियर करने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन हमें 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन दे रखी है और 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दे रखी है, और टनल है या ब्रिज है, सॉरी, उसका हमको लेंथ नहीं दे रखा है ना, और वो जो है ब्रिज को 13 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है, ये बोल रखा है। तो हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि भाई ये ब्रिज है, इसकी लेंथ मान लो L1 है, और ये ट्रेन है ना, ट्रेन, ये ब्रिज, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी थी? ट्रेन की लेंथ थी 150 मीटर्स, ठीक है। तो जब ये ट्रेन ब्रिज के अंदर जाएगी तो एक तो पूरी लेंथ L1 कवर करेगी, और फिर इसका ट्रेन का जो आगे वाला सिरा और इससे बाहर निकलेगा, और फिर पीछे वाला सिरा बाहर निकलेगा, यानी आगे कितना जाना पड़ेगा उसको? 150 मीटर्स। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 150 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, दैट विल बी इक्वल टू L1, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, और हमको क्या दिया जाएगा? 13 सेकेंड में क्रॉस करता है, यानी टाइम हो गया। तो हमारे डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 150 मीटर जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज LB, लेंथ ऑफ ब्रिज, अपॉन टाइम कितना है, इसको टोटल को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है इसको? इट क्रॉसेज द ब्रिज इन 13 सेकेंड्स, है ना, 13 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, 13 सेकेंड में पूरी ट्रेन क्रॉस कर देती है ना। तो यानी कि 13 सेकेंड में 150 जो ट्रेन की लेंथ है प्लस L1 जो ब्रिज की लेंथ है, दोनों को क्रॉस कर देती है, ठीक है। एक तो ये आ गया, है ना। और दूसरा जो रिलेशन है इसमें डिस्टेंस और टाइम में, दैट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड कितना था? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 इंटू 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, अपॉन 60 इंटू 60 आवर को सेकंड में, 60 मिनट 60 सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना? 20, और सेकंड हो गया 1, 20 बाई 1, 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी अब इसमें क्या रिलेशन है हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये स्पीड टाइम दोनों न्यूमरेटर में, तो डिस्टेंस स्पीड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन में और टाइम के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन में। अब डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, हम रेशियो लेते हैं। तो रेशियो लेते हैं मतलब क्या होगा हमारा? रेशियो लेते हैं तो एक मिनट, तो रेशियो लेते हैं तो यानी कि 150 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 13, ये पहले रेशियो डिस्टेंस बाय टाइम, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि रेशियो इज कांस्टेंट, 20 बाई 1, डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही रहेगा, 13 मल्टीप्लाई हो गया था। 150 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 20, 13 इंटू 20 इसके बराबर होगा 13 इंटू 2 26, यानी 260, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 260 माइनस 150, दैट विल बी इक्वल टू 110 मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो गया? 110 मीटर्स। समझ में आ गया आपको? कितना इजी क्वेश्चन था, मुश्किल से 2-3 लाइनों में सॉल्व कर दिया हमने, है ना। हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको यूनिट सेम करनी है, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। फिर इसका हमको देखना है कि ट्रेन को पूरा क्रॉस करना है ब्रिज को, तो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों का सम होगा। अब फिर रिलेशन निकालना है, हमको दे रखा है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ब्रिज का क्रॉस कर देता है, यानी जिसमें ट्रेन की लेंथ भी जुड़ी हुई है, और टाइम में, तो डिस्टेंस बाई टाइम। और फिर उसको हमको रिलेशन देख लेना है फार्मूले के हिसाब से, दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो 150 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज बाई 13 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है,
न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर इक्वल टू कांस्टेंट है ना, जो दोनों वेरिएज जो है उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो 150 प्लस LB बाई 13 इज इक्वल टू 20/1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा LB यानी लेंथ ऑफ ब्रिज भी इक्वल टू 110 मीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमको अगला वाला ये कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन ऑफ 120 मीटर लॉन्ग, मतलब एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है 120 मीटर्स है, वो कितना लंबा समय लेगी टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म ऑफ 130 मीटर लॉन्ग। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 130 मीटर है और ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है, तो पूरी की पूरी ट्रेन ही प्लेटफॉर्म के बाहर जानी चाहिए, यानी 120 प्लस 130 यानी टोटल कितना 250 मीटर्स उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। उसकी स्पीड दे रही 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और फिर वैसे रेशियो जैसे 7 का था वैसे निकालेंगे। तो उसको खुद करो, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट्स में देखो और सॉल्व करो। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 7th की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक जो ट्रेन है दैट इज 210 मीटर्स लॉन्ग, ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग है, एंड इट टुक 12 सेकेंड्स टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल, और उसने टनल यानी सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड्स लिया जो कि 90 मीटर लॉन्ग था। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इसमें हमको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी, तो इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन भी फिर उसी फॉर्मूले से ही निकलेगी। कैसे निकलेगी? हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन है सिमिलर। मैं करके दिखाऊँ इसको, चलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, वह 210 मीटर्स और टनल की लेंथ 90 मीटर्स। अब ट्रेन को जो है पूरा का पूरा टनल की लेंथ कितनी 90 मीटर्स है और ट्रेन की लेंथ है 210 मीटर्स। अब इसको अगर ट्रेन को अगर टनल पार करना है तो यहाँ से घुसेगी तो पूरी ट्रेन का दूसरा सिरा बाहर निकलना चाहिए ना, पूछ। तो ये टोटल 90 प्लस 210 बाहर निकलना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पूरी ट्रेन को टनल पार करने के लिए। तो 210 प्लस 90 कितना हो गया 300 मीटर्स, यानी डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 300 मीटर्स। ठीक है, जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और इसको कितना टाइम लगा डिस्टेंस ट्रैवल करने में 12 सेकेंड्स। ठीक है ना, टाइम कितना लगा 12 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस बाई टाइम यानी 300 मीटर और 12 सेकेंड्स है ना, ये हमारी दो क्वांटिटी होगी। हमें पता रिलेशन कैसे निकालते हैं, फार्मूला देखे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड से भी न्यूमरेटर में, टाइम भी न्यूमरेटर, डिस्टेंस दोनों के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम जो है स्पीड कितने होते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड है ना, तो टाइम इसमें 1 सेकेंड आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया 300 बाई 12 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई 1। तो डिस्टेंस बाई 1 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ट्रेन इन 1 सेकेंड पर सेकेंड है ना, तो दैट इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड कितने होगी 300 बाई 12, यानी 2 6 12 और 2 1 2, 2 5 10, 150 है ना। अब 3 2 6 और 3 5 15 और 0 यानी 225। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था है ना, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। अब एक ट्रेन है जो कि 270 मीटर्स लॉन्ग है, ट्रेन इज 270 मीटर लॉन्ग और 80 किलोमीटर पर आवर, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, रन कर रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 130 मीटर्स लॉन्ग। तो ये भी जो है इसी की तरह ही है, प्लेटफॉर्म ऑफ 130 मीटर्स लॉन्ग या जितने है ना। तो हम दोनों ये क्वेश्चन 8 और 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन फाइंड करके। ठीक है, खुद कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यू मस्ट नो, आपको ये पता होना चाहिए। हमारी वर्कशीट 3 भी कंप्लीट हो गई इसी के साथ, वर्कशीट 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है ब्रेन टीजर्स में रहेगा। उससे पहले हमने जो लेसन पूरा पढ़ा है, लेट अस रिवाइज इट। 2 क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली,
इफ़ दे वेरी डायरेक्टली दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। और उसमें जो x बाई वाई रेशियो जो है x बाई वाई का, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको छोड़ो, उसको याद मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे हमको न्यूमेरिकल्स इस तरह सॉल्व करना है। और अगर टू क्वांटिटीज x और y अगर वो इन्वर्सली वेरी कर रही हैं, देन x इंटू वाई, उसका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव। ठीक है, और उसको भी छोड़ दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो पहली दो क्वांटिटी क्लियर हो गई। सबसे पहले क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना है। अगर डायरेक्टली वेरी करे तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर इन्वर्सली वेरी करे तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड न्यूमरेटर में है, डिस्टेंस न्यूमरेटर में है, तो स्पीड जो है डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है और टाइम के साथ इन्वर्सली वेरी कर रही है। ठीक है, पॉइंट 3 भी समझ में आ गया। अब पॉइंट 4 है फॉर प्रॉब्लम्स ऑन द मोशन ऑफ ट्रेन। भाई अगर हमको मोशन ऑफ ट्रेन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। टाइम टेकन जो ट्रेन को पार करने के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि पोल, सिग्नल पोस्ट या स्टैंडिंग मैन, दैट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जितना उसको अपनी लेंथ को डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, उतना ही उस आदमी को पार करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन को उस आदमी को पार करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी ट्रेन यानी लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर उसको टनल के थ्रू पास करना है तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन का क्या चीज़ जुड़ जाएगी, टनल या ब्रिज या प्लेटफॉर्म, उसकी लेंथ भी जुड़ जाएगी अगर उसको ट्रेन को पूरा वो टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म पार करना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो हमारा यू मस्ट नो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको ये चारों चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी तरह हमारा लेसन हमारा कंप्लीट हुआ है, लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 3 of the 4 lecture series, and if you like the lecture, kindly like, comment, share and subscribe our channel. This gives us motivation कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको एकदम से पता चल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एडू नेविगेटर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।